जब हम कहते हैं कि वेदों के मंत्रों की रचना आज से 8000 साल पहले शुरू हुई और लगातार 3000 साल तक होती रही, तो यह सब जानकर कितनी ही तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि कहने वाला निपट गपबाज है, जिसे न इतिहास का पता है न कालक्रम की व्यावहारिकता का। कलम हाथ में उठाकर जो मन में अच्छा लगा लिखता चला गया, बताता चला गया। यह भी कहा जा सकता है कि बताने वाला उग्र राष्ट्रवादी है और अपने देश की सभ्यता को जितना पुराना हो सकता है उतना पुराना बताने पर तुला हुआ है। पूछा यह भी जा सकता है कि आखिर आपके पास प्रमाण ही क्या है कि आप इस देश के बेशक सबसे पुराने साहित्य को, जो संयोगवश तमाम मानव जाति का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य है, इतना पीछे आज से 8000 साल पीछे ले जाने पर आमदा है। आपत्ति यह भी हो सकती है कि जब यह तय हो चुका है कि महाभारत का समय 400 ईसा पूर्व है, तो आप कैसे उसे आज से 5000 साल पीछे ले जाते हैं? किसने तय किया महाभारत का समय पर? हमारा सवाल यही है कि आखिर यह भी किसने तय किया है कि महाभारत का समय 400 ईसा पूर्व है? उन्हीं पश्चिमी विद्वानों ने, जिन्होंने पहले यह साबित करने की कोशिश की कि महाभारत नामक घटना कभी घटी ही नहीं। यह सारा खेल कुटिल ब्राह्मणों का, जो उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए खेला। पर जब लगा कि इतना झूठ नहीं चलेगा, तो कहने लगे कि हाँ, लड़ाई तो हुई थी, पर ऐसे ही दो कबीलों की, दो कुनबों की या दो मोहल्लों की लड़ाई जैसी थी, जिसे बाद में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया। जब इस झूठ को भी कहीं पांव टिकाने की जमीन नहीं मिली और इन पश्चिमी विद्वानों, वैसे सही शब्द होगा कि इन पश्चिमी कूटनीतिज्ञों ने पाया कि महाभारत की कहानी तो इस देश के लोगों के दिलो दिमाग में रची बसी है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इस देश के हर कोने के लोकगीतों और लोक नृत्यों के प्राण महाभारत की कहानी में बसे हैं। इस देश की सभी नई पुरानी भाषाओं में लिखे साहित्य का कम से कम आधा हिस्सा महाभारत से अनुप्राणित है। तो कहने लगे कि एक बड़ा युद्ध तो हुआ था, पर हुआ था 400 ईसा पूर्व। इन पश्चिमी कूटनीतिज्ञों ने एक बार यह बताने की कोशिश भी की थी कि महाभारत पहले हुआ या राम कथा बाद में। जब लगा कि इतना झूठ बोलेंगे तो कौड़ी की मौत भी नहीं बिकेंगे, तो कहने लगे कि नहीं, रामायण 700 ईसा पूर्व की है और महाभारत 400 ईसा पूर्व की है। जब लगा कि यह भी ठीक फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को वे खुद 500 ईसा पूर्व का मान चुके हैं और 300 ईसा पूर्व में अपने एक कथित महान राजा सिकंदर के भारत के सीमांत प्रदेशों पर हमला करने की बात कह चुके हैं, तो ये विद्वान इतिहास के साथ मजाक करते हुए कहने लगे कि 400 ईसा पूर्व को नहीं, हाँ, इससे करीब 250-300 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ होगा और ग्रंथ बाद में लिखा गया। पश्चिमी इतिहासकारों का गड़बड़ झाला अब आप ही बताइए कि इन कूटनीतिज्ञों या गपबाजों को किस कसौटी पर कसकर इतिहासकार माने। ये वही पश्चिमी विद्वान हैं जिन्होंने कभी इंच टेप या स्केल निकालकर हमारे तमाम पुराने साहित्यों को 200-200 वर्षों के खांचों में फिट कर दिया था। कह रहे थे कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत है, 200 साल तक यानी 1300 ईसा पूर्व तक मंत्र लिखे जाते रहे, 200 साल तक यानी 1100 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती रही, फिर 200 वर्षों तक यानी 900 वर्षों पूर्व तक आरण्यक उपनिषद साहित्य लिखा गया, फिर 200 साल तक यानी 700 ईसा पूर्व तक सूत्र साहित्य की रचना हुई। 700 ईसा पूर्व में रामायण लिखी, 400 ईसा पूर्व में महाभारत की रचना हुई, 320 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमला हो गया और इसके बाद भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही साम्राज्य बनने शुरू हुए। है ना मज़ेदार बात? उनकी समस्या यह थी कि वे अपने यहाँ की 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ग्रीक
और रोमन सभ्यताओं से पुरानी भारत की सभ्यता मानने को तैयार नहीं थे और इसलिए कोशिश में थे कि यही साबित करें कि भारतवासी भी उसके बाद या उसके आसपास ही सभ्य हुए। इससे पहले वे असभ्य ही थे और इसी असभ्यता के काल में उन्होंने वेद लिखे, उस उपनिषदें लिखी। यह तो सिकंदर के हमले के बाद ग्रीक सभ्यता का असर था कि यहाँ भी साम्राज्य बनने लगे और ज्ञान विज्ञान बढ़ने लगे वगैरह वगैरह। कालिदास किस काल के थे? इतना ही नहीं, यही वे पश्चिमी खोजी विद्वान हैं जो कह रहे थे कि कालिदास का समय 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच कहीं है। यानी 800 साल के इस हिंडोले में आप भारतवासी झूलते रहिए और अपने सबसे बड़े कवि महाकवि कालिदास का ठीक समय ढूंढते रहिए। यही खोजी इतिहासकार कवि हर्षवर्धन को अंतिम साम्राज्य निर्माता कहकर तालियां बजा रहे थे और जब उसके बाद के पाल, प्रतिहार और चालुक्य साम्राज्यों का विवरण खुला तो नाक भौं से तोड़ने लगे। यही वे खोजी हैं जो पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू राजा होने का फतवा दे रहे थे और जब 14वीं सदी का विजयनगर साम्राज्य बताया गया तो कपड़े फाड़ने लगे। तो कैसे मान लें कि ये इतिहासकार और उनके भारतवंशी मानस पुत्र तो सीधे सच्चे हैं, पर हमारे तमाम इतिहास, पुराण, ग्रंथ सब झूठे हैं। जहाँ मनु से लेकर इतिहास सिलसिलेवार लिखा पड़ा है, कैसे मान लें कि महाभारत ही नहीं पूरे इतिहास को लेकर उधेड़ बुन में पड़े इन इतिहासकारों की तो हर गप ठीक है, पर हमारी वह तमाम परंपरा गलत, इतिहास और ज्योतिष के वे तमाम प्रमाण, तमाम राजवंशवालियाँ गलत, तमाम राजवंशावलियाँ गलत, भाषा शास्त्र और समाज शास्त्र के वे तमाम नतीजे गलत साबित करते हैं कि महाभारत की रचना आज से 5000 साल पहले हुई, जब कौरवों और पांडवों के बीच महासमर लड़ा गया था। महाभारत यानी अखिल भारतीय युद्ध 5000 साल पहले के महाभारत पर फिर कभी। आज हम महाभारत के पहले के 3000 वर्षों पर हल्की सी रोशनी डालना चाहते हैं, जिन वर्षों पर हमारी गैर जानकारी का, हमारी निपट लापरवाही का पर्दा पड़ा हुआ है। अपने देश को जानने के लिए यानी खुद को पहचानने के लिए यह लोहे का पर्दा भी आपको खुद हटाना होगा और दूसरा कोई उसे हटाने नहीं आएगा। महाभारत की लड़ाई वास्तव में एक अखिल भारतीय महायुद्ध था, जिसमें भारत के हर कोने में राज कर रहे हर राजवंश ने किसी न किसी रूप में कौरवों और पांडवों की तरफ से हिस्सा लिया था। अगर पांचाल, कैकेय, काशी, विराट, मगध, चेदी, पांड्य आदि राजाओं ने पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी, तो गांधार, कंबोज, अवंती, कौशल, प्राग्ज्योतिष, अंक, वाहनविक आदि प्रदेशों के राजाओं ने कौरवों का साथ दिया था। इन सब प्रदेशों को देख लें तो भारत का कोई हिस्सा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का कोई हिस्सा बाकी नहीं बचता है। आखिर हम यह सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि 5000 साल पहले हमारा भारत कैसा था, जो इससे पहले के 3000 वर्षों की नींव पर खड़ा हुआ था, पाला पोसा गया था और सभ्यता की ऐसी सृष्टि को छू चुका था जिसका प्रतीक वह महासमर था, जिसमें ठीक आज के ज़माने जैसी पुख्ता व्यूह रचनाएं की गई थी। आज के ज़माने जैसी ही भयानक हथियारों का प्रयोग किया गया था और जिसमें भारतवर्ष के राजाओं ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। यानी तब के देश के हर हिस्से में विभिन्न राजवंशों की स्थापना हो चुकी थी और वह इन्हीं 3000 वर्षों के बृहद कालखंड में हुई थी। जिस तरह गुप्त वंश, मौर्य वंश आदि हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं, उसी तरह हमें कुछ अन्य राजवंशों को भी अपनी स्मृतियों का अखंड हिस्सा बना लेना चाहिए, जबकि उन राजवंशों के कई महान सम्राटों के नाम हमारी राष्ट्रीय याददाश्त का अद्भुत हिस्सा बने हुए हैं। हम भगीरथ, दशरथ और राम को जानते हैं। अब यह भी जानें कि इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसका राज्य अयोध्या में था। हम राजा जनक को जानते हैं। अब हम यह भी जानें कि वह निमि वंश के थे, जो मिथिला पर राज करता था। शकुंतला के पति
और भरत के पिता के रूप में जो दुष्यंत हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है वह पुरु वंश का था, जिसका शासन हस्तिनापुर पर था। दुष्यंत के 54 पीढ़ी बाद कौरव पांडव इसी वंश में हुए थे, जो इक्ष्वाकु वंशी राम से करीब 1000 साल बाद हुए। इसी पुरुवंश में एक पुराना नाम राजा ययाति था, जिसके बुढ़ापे को जवानी में बदलने के लिए उसके एक बेटे ने अपना यौवन बलिदान कर दिया। इसी ययाति के 5 बेटों ने क्रमशः आज के हस्तिनापुर, राजपुताना, पंजाब, गंधार और दक्षिण भारत में अपने अपने वंशों के नाम पर राज्य स्थापित किया। एक तितिक्षु वंश था, जिसका राज्य आज के बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सटे प्रदेशों, शायद आज के आधुनिक झारखंड पर था। जरासंध के पूर्वजों ने मगध में तो शिशुपाल के पूर्वजों ने विदर्भ में राजवंश स्थापित किया है और तुर्वसु वंश आज के गुजरात पर काबिज हुए, तो तुर्वसु ही आगे बढ़कर सारे दक्षिण पर राज करने लगे। जाहिर है कि इस छोटे से विवरण से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हम 3000 साल का पुराना इतिहास आपके सामने खोलकर रख देंगे। यह तो एक झलक भर है जो इस सत्य की प्रतिनिधि है कि ऐसे 60 से अधिक राजवंश इन 3000 वर्षों में भारत के भिन्न क्षेत्रों में उठे और गिरे। इनमें से 3 वंश ऐसे हैं: अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश, मिथिला का निवि वंश और हस्तिनापुर का पुरु वंश, जिनका विवरण सर्वाधिक मिलता है, क्योंकि ये तीनों राजवंश बराबर चलते रहे, जबकि अन्य राजवंशों का विवरण में काफ़ी गैप है। इसमें अयोध्या का विवरण लगभग पूरा है। यूँ ही अयोध्या हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक नहीं बन गई है। और इतिहास यह है कि जब महाभारत की लड़ाई हुई तब अयोध्या में बृहदल राज कर रहा था, जो राम से 33वीं पीढ़ी और इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु के पिता मनु से 109वीं पीढ़ी का था और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। यानी महाभारत के पहले का हमारा राजनीतिक इतिहास 109 पीढ़ियों का इतिहास है। इतिहास की प्रचलित मान्यता के अनुसार एक पीढ़ी को औसत 25 से 30 साल का समय दिया गया। वैसे अपने पूर्वजों के आयुष्य की लंबाई को देखते हुए 25 से 30 साल का एक पीढ़ी का समय बहुत कम लगता है। कायदे से यह 40 से 50 साल का होना चाहिए, पर हम इसी को यानी 25-30 को ही मान लेते हैं। इस औसत के हिसाब से महाभारत से पहले का हमारा राजनीतिक इतिहास 3000 वर्षों से ज़्यादा का है। मनु पहली पीढ़ी हैं जिनके आसपास मंत्रों की रचना शुरू हुई। मनु पहले राजा हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि इससे पहले बियावान जंगल था। मतलब सिर्फ इतना है कि तब से राजा की प्रथा का चलन इस देश में शुरू हुआ। इसलिए मनु घृणा का विषय नहीं, वह हमारे 8000 वर्षों के राजनीतिक इतिहास का पहला मील पत्थर का या प्रकाश स्तंभ है, जिन्होंने समाज के लिए नियम बनाए, क्योंकि ठीक इसी काम के लिए समाज ने उन्हें राजा चुना था। पश्चिम की कूटनीतिक आंधी ने हमारे इस सामाजिक इतिहास पर काली धूल चिपका दी, जिसे लिपिबद्ध करने में हमारे ऋषि मुनि कवियों का कोई निहित स्वार्थ नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि अपने इतिहास पर चिपका दी गई इस काली धूल को अपने हाथों से हटाएं? तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।